और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आज का हमारा टॉपिक है डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। देखो, अब तक हमने जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑस्किलेशंस किए, जैसे हमने ऑस्किलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग लिया, ऑस्किलेशन ऑफ पेंडुलम लिया, ऑस्किलेशन ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब लिया, है ना, ऑस्किलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर लिया, जितने भी हमने ऑस्किलेशंस लिए यानी कि एसएचएम में लिए मोशन ऑब्जेक्ट के, उस सब में हमने ये एज्यूम किया या ये माना कि सिस्टम के पास यानी कि जो ऑस्किलेटिंग बॉडी है उसके पास जो एनर्जी है वो टाइम के साथ साथ लॉस नहीं हो रही, यानी कि सिस्टम से बाहर नहीं जा रही है, यानी कि सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है, ऐसा हमने एज्यूम किया। तो इस तरह के ऑस्किलेशंस को हम क्या कहते हैं? अनडैम्प्ड ऑस्किलेशंस कहते हैं। यानी कि अनडैम्प्ड ऑस्किलेशंस एक ऐसा ऑस्किलेशन है जिसमें जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो अगर हम बोलेंगे कि व्हाट इज अनडैम्प्ड ऑस्किलेशन, तो अनडैम्प्ड ऑस्किलेशन में क्या होगा कि जो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी कांस्टेंट है। आपको पता है कि एनर्जी का फार्मूला हमने ट्रैप किया था, याद है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी होती है, या वाई स्क्वायर कह सकते हैं। और टोटल एनर्जी में हमेशा ए आता है, सॉरी एम्पलीट्यूड आता है। और इसको हम कभी कभी एम ओमेगा स्क्वायर को के भी बोल देते हैं, तो के भी स्क्वायर को लिख देते हैं। इसी तरह टोटल एनर्जी जो हमने ड्राइव किया से में सारी चीजें, कि टोटल एनर्जी होती जो होती है ऑस्किलेटिंग बॉडी की, वो इतनी होती है। ये कब होती है? कि जब टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहती है। यानी कि एनर्जी जब कांस्टेंट रहेगी सिस्टम की, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या रहेगा? हमेशा उसका कांस्टेंट रहेगा। और उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे टाइम के साथ साथ, किसका? डिस्प्लेसमेंट का फ्रॉम द मीन, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। यानी कि टाइम के साथ साथ जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है ऑस्किलेटिंग बॉडी का, इट विल नॉट चेंज। ये हमेशा क्या रहेगा? ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कभी भी वेरी नहीं करेगा। तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, देखो ये क्या है ऑस्किलेटिंग बॉडी का? ये कांस्टेंट है। तो इस तरह के ऑस्किलेशंस को हम क्या बोलते हैं? अनडैम्प्ड ऑस्किलेशंस बोलते हैं, जो हमने अब तक किए। और ये क्या है? इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है ना। ये हो गया हमारा अनडैम्प्ड ऑस्किलेशंस। अब दूसरा आता है, देखो उसमें जो हमें यहां पर करना है थोड़ा सा, वो है डैम्प्ड ऑस्किलेशंस। एक चीज तो डैम्प्ड ऑस्किलेशंस, तो एक चीज हमेशा इसमें एक चीज याद रखो कि जो डैम्प्ड ऑस्किलेशंस है, इसका एक छोटा सा आइडिया आपके सिलेबस में है ना। इसको मोर डिटेल, अगर पूरे डिटेल में अगर इसको करोगे, तो ये आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे तब इसको और ज्यादा डिटेल में करोगे। यहां सिर्फ समय क्या करना है, इसका एक छोटा सा फार्मूला लिख लेना है और समझ लेना है बेसिक कंसेप्ट कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन क्या होता है। इससे ज्यादा हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ये मान लो कि हमारे सिलेबस में ये है ही नहीं। इसका छोटा सा पार्ट, एक एलिमेंट्री आइडिया बोल सकते हैं डैम्प्ड ऑस्किलेशंस के लिए, वो हमें करना है। बाकी डिटेल में हमें जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तब करेंगे इसको, है ना। तो अभी हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसका एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि डैम्प्ड ऑस्किलेशंस क्या होता है, और उसकी थोड़ी सी हम इक्वेशंस भी बना लेंगे। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो कोई ऑस्किलेटिंग बॉडी है, और कोई भी ऑस्किलेटिंग बॉडी ले सकते हो कि ऑस्किलेशंस ऑफ लोडेड स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम, कोई भी एक ऑस्किलेटिंग बॉडी हमने ले लिया। अगर जैसे मान लो एग्जांपल लिया हमने कि एक हमने सिंपल पेंडुलम लिया, और एयर में क्या करता हूं, उसको मीन से ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ देता हूं, तो ये क्या करता रहेगा? ऐसे ऑस्किलेट करता रहेगा, ऐसे ऑस्किलेट करता रहेगा। और धीरे धीरे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, और फाइनली क्या हो जाएगा? वो रुक जाएगा।
तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से जो एनर्जी है, जो एम्पलीट्यूड है ऑस्किलेशन का, पहली बात तो एम्पलीट्यूड जो है ऑस्किलेशन का वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो एनर्जी है वो सिस्टम से बाहर जा रही है, तभी तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम हो रहा है, यानी कि सिस्टम की एनर्जी कम होती जा रही है। तो इस तरह के ऑस्किलेशंस को, जिसमें क्या होता है कि जो सिस्टम की एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं रहती, टाइम के साथ साथ रिड्यूस होती रहती है, और फाइनली ऐसा होगा कि सारी की सारी एनर्जी सिस्टम से बाहर चली जाएगी, यानी कि लॉस हो जाएगी। और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे डिक्रीज करता रहेगा और फाइनली वो सिस्टम ऑस्किलेट करना बंद कर देगा। तो इस तरह के ऑस्किलेशंस को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑस्किलेशंस कहते हैं। अब यहां पर देखो ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसीलिए होता है कि जैसे कोई भी ऑस्किलेटिंग बॉडी है, जब वो किसी मीडियम में ऑस्किलेट करेगी तो मीडियम क्या करेगी, उसमें रेसिस्टिव फोर्स लगाएगी, और वो रेसिस्टिव फोर्स क्या करेगा, उसको उसके मोशन को अपोज करेगा। तो ये जो रेसिस्टिव फोर्स होता है, इस फोर्स को हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं, डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स क्या करता है, उसके मोशन को धीरे धीरे मोशन को अपोज करता रहता है, और उस फोर्स की वजह से, डैम्पिंग फोर्स की वजह से जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे लॉस होती जाती है, और सिस्टम की एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, और फाइनली सारी लॉस होकर के वो ऑस्किलेशंस बंद हो जाएगा। तो इस तरह के ऑस्किलेशंस को यानी हम डैम्प्ड ऑस्किलेशंस बोलते हैं, और इस तरह के फोर्सेस को हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। और ये डैम्पिंग फोर्स लगता है किसी भी ऑस्किलेटिंग बॉडी पे, वो डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होता है कि उस टाइम ऑस्किलेटिंग बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी। यानी कि जब ऑस्किलेटिंग बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, तो डैम्पिंग फोर्स भी ज्यादा होगा, और जैसे जैसे इसकी स्पीड रिड्यूस होती जाएगी वैसे वैसे डैम्पिंग फोर्स भी कम होता जाता है। इसका एक देखो एग्जांपल बताता हूं ऐसा क्यों होता है। जैसे एक आपने लिक्विड चैप्टर में यानी फ्लूइड चैप्टर में आपने विस्कस फोर्स के बारे में पढ़ा था, इसको हम स्टोक्स फोर्स भी कहते हैं, और उसका फार्मूला क्या था, F = 6 पाई ईटा RV, याद है। ये क्या था, जब किसी ऑब्जेक्ट को, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को मान लो एक विस्कस मीडियम में ड्रॉप करते हैं, इस तरह से कोई विस्कस मीडियम होता है, जैसे मान लो कोई लिक्विड है, एयर है, कुछ भी, और एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को हम जब इसके अंदर फॉल कराते हैं, गिराते हैं, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर विस्कस फोर्स लगाता है, यानी इसके मोशन को अपोज करता है, वो अपोजिंग फोर्स है। तो यहां से देखो क्या दिख रहा है, ये जो अपोजिंग फोर्स है ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, स्पीड के प्रोपोर्शनल है। तो वही चीज तो मैंने यहां लिखा है, कोई अलग थोड़ी लिखा है। कि यानी कि जब ऑस्किलेटिंग बॉडी होगा, उस ऑस्किलेटिंग बॉडी की जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी स्टार्टिंग में, उतनी ज्यादा डैम्पिंग फोर्स लगेगा, है ना। और जैसे जैसे उसका स्पीड ऑफ ऑस्किलेशन कम होता जाएगा, वैसे वैसे उसका डैम्पिंग फोर्स भी कम होता जाएगा। यानी कि यहां से जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देते हैं, कांस्टेंट को बोलते हैं बी, और यहां माइनस साइन ये लगा देते हैं। माइनस साइन का मतलब यही है कि टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, ये फोर्स डिक्रीज करता जा रहा है, या डैम्पिंग फोर्स डिक्रीज करता जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, फोर्स भी डिक्रीज करता जा रहा है ना। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब ऐसे कह सकते हैं इसको। और बी यहां पर क्या है, बी को हम बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, बी को हम बोलते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, बी इज कॉल्ड डैम्पिंग कांस्टेंट, या डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट बोल देते हैं इसको, एक ही बात है। तो ये उस डैम्पिंग फोर्स का फार्मूला हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि अगर कोई ऑस्किलेशन, ये पॉज करके आप सारे नोट करते रहो, छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। तो इसमें अगर मान लो अनडैम्प्ड ऑस्किलेशंस होता है, तो अनडैम्प्ड ऑस्किलेशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो -kx के इक्वल होता है, पता है ना जी। हम एसएचएम में पूरा क्या हो रहा है कि भाई यही तो एसएचएम की कंडीशन होती है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो -kx होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि इस फोर्स के अलावा एक और फोर्स लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। तो इस तरह के इसको हम लिख देंगे। यानी कि अब अगर डैम्प्ड ऑस्किलेशन है तो उसमें जो अब टोटल फोर्स होगा वो इतना होगा, ठीक। अब इसको अगर हम इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं तो F हमारा आ जाएगा F प्लस BV और प्लस KX, दिस विल बी इक्वल टू 0, दिस विल बी इक्वल टू 0। और F क्या होता है,
एफ होता है एम ए, एफ होता है एम ए, और बीवी और इंटू के एक्स कर दिया इक्वल टू 0। अब ए को हम क्या कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, है ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है, उसको हमने लिख दिया, प्लस बी और ये हो गया dx बाई dt और प्लस के एक्स इक्वल टू 0। तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा डैम्प्ड ऑस्किलेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑस्किलेशन, ये डैम्प्ड ऑस्किलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ठीक, अगर ये यहां पर ये नहीं होता, मान लो ये चीज सपोज करो नहीं होता, ये चीज यहां पर नहीं होता, तो फिर बाकी चीज का सॉल्यूशन क्या होता है पता है, ये हमने किया हुआ है पहले, y इक्वल टू ए कॉस, y की जगह x लिखो यहां पर, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरह से कुछ इसका सॉल्यूशन होता है जो एसएचएम की हमारी इक्वेशन होती है ना। इसी का अगर ये डैम्प्ड नहीं, डैम्पिंग फोर्स नहीं होता, ये चीज नहीं होता, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होता, ये होता, यानी कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा। लेकिन यहां होता क्या है कि जो एम्पलीट्यूड है वो, पॉज करके नोट करते रहो चीजों को, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, यहां पर टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, यहां के ध्यान रखना है, सॉल्यूशन का प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, ये जो सॉल्यूशन इसके में निकालो, डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, प्रूफ हम नहीं करेंगे इसको। मैंने बताया कि थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया ही आपके सिलेबस में है, ताकि डिटेल में जब जाओगे तो ग्रेजुएशन में जब जाओगे तो डिटेल में इसको करना है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखो इसका जो सॉल्यूशन होगा, मतलब इक्वेशन 1 ले लेता हूं मैं इसको, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई हमारी सेकंड ऑर्डर की, इसका जो सॉल्यूशन होगा, उसका सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू ए और e की पावर माइनस बी टी अपॉन ट्वाइस ऑफ m और इंटू कॉस ओमेगा डैश टी प्लस पाई, ये इसका सॉल्यूशन होगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें देखो कि अगर ये चीज मैंने बताया, ये चीज अगर नहीं होता तो ये होता, ये चीज नहीं होता यहां पर, यानी कि जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट होता। लेकिन यहां पर क्या है कि जो एम्पलीट्यूड है, जो एम्पलीट्यूड है वो है यहां पर ए नॉट मान लेते हैं इसको, ये है ए ई की पावर माइनस बी टी अपॉन ट्वाइस ऑफ एम, ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है। और ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस विद टाइम, डिक्रीजेस विद टाइम। ये जो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस, एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस। और ये जो एम्पलीट्यूड है डैम्प्ड ऑसिलेशंस का, ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टाइम इंक्रीज करते जाएंगे, टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और इसकी वैल्यू कम होती जाएगी पावर में, तो 1 अपॉन ई की पावर 2, 3 इस तरह से आता जाएगा, और ओवरऑल जो ए की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। सॉरी ये ए है, ये ए नॉट है, कि ओवरऑल जो इसकी वैल्यू है वो कम होती जाएगी, इसको ए नॉट मान लेते हैं। तो ओवरऑल जो ए की वैल्यू है वो कम होती जाएगी, है ना। और ये एक चीज और ध्यान से देखो कि हम कह तो रहे हैं कि कम होती जाएगी, लेकिन ये जीरो कब होगा पता है, जीरो कब होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन जीरो कब होगा, ये तभी होगा जब टी होगा इनफाइनाइट। यानी कि हम इसमें भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि डैम्प्ड ऑस्किलेशन कितने टाइम बाद जाकर के खत्म होगा। क्योंकि होता क्या होता है ऐसा, क्योंकि जैसे जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन कम होता जाएगा, जो डैम्पिंग फोर्स है वो कम होता जाता है, डैम्पिंग फोर्स है वो कम होता जाता है। और डैम्पिंग फोर्स जब कम होता जाएगा तो धीरे धीरे वो अनडैम्प्ड की तरफ बढ़ता जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। यानी कि उसकी डैम्पिंग प्रॉपर्टी कम होती जाएगी और अनडैम्प्ड नेचर का वो होता जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। तो एक अनडैम्प्ड ऑस्किलेशंस में भी हम ये नहीं कह सकते कि वो कब ऑस्किलेशंस का बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी जो
ए जीरो होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा ऑस्किलेशन का वो जीरो होगा, वो भी इनफाइनाइट टाइम पर ही जाके होगा। लेकिन ये पक्की बात है, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वो धीरे धीरे इसका ऑस्किलेशन का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे इसका कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया किसका, डैम्प्ड ऑस्किलेशंस का। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा, देखो अभी हमने ग्राफ किसका बनाया था, अभी हमने ग्राफ बनाया था अनडैम्प्ड वाले का। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ जो आएगा इसका वो इस तरीके से आएगा। ये मैं लेता हूं मैं y और ये लेता हूं मैं इसका t। तो क्या होगा इसमें, देखो स्टार्टिंग में क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन या एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन धीरे धीरे ऐसे कम होता जाएगा, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम होता जाएगा, ऐसे ऐसे कम होता गया, फाइनली डाइज आउट, फाइनली जाकर के खत्म होगा। तो इसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इस तरीके से ये कम होता जा रहा है, टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है। लेकिन यहां पर भी हम ये नहीं कह सकते कि कब जाके ये खत्म होगा, कब जाके ये इसका ओवर हो जाएगा एम्पलीट्यूड, यानी ये ऑसिलेशन स्टॉप हो जाएगा। इनफाइनाइट सीरीज ये भी होती है, इनफाइनाइट तक ये चलता है। समझ में आ गया। तो ये ग्राफ हो गया अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का, ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ द अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, और ये इसका सॉल्यूशन आ गया। जो सॉल्यूशन से हमें क्या दिख रहा है, जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है। अब उसके बाद अगर हम लिखते हैं कि जो इसके बाद अगर हम क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं frequency of oscillation of frequency of frequency of damped oscillation, ऐसे लिख सकते हैं, frequency of damped oscillation। जो damped oscillation की फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, तो उसके लिए फार्मूला याद करेंगे। जो ओमेगा डैश लिखा था मैंने अभी कॉस के अंदर, वही मैं लिख रहा हूं, ओमेगा डैश इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी अपॉन ट्वाइस ऑफ एम होल स्क्वायर। और यहां पर ओमेगा नॉट क्या है, ये ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सिस्टम की, ऐसे कह सकते हैं कि जब उस पर डैम्पिंग फोर्स नहीं लग रहा है तो पता है आपको ये क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ के बाई एम होता है। हम एसएचएम में सारा हमने किया हुआ है, तो वही चीज यहां पर लिख दो। तो इसको हम लिख सकते हैं के बाई एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। ये फ्रीक्वेंसी आ गई डैम्प्ड ऑसिलेशन की। और अगर डैम्पिंग फोर्स जीरो है, बी जीरो है, इसको जीरो कर दो, पहले वाला फार्मूला आ जाएगा आपका, यानी ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, कह सकते हैं इसकी डैम्प्ड ऑसिलेशन की। समझ में आ गया। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। अब उसके बाद अगर हम लिखेंगे तो एनर्जी लिखें, एनर्जी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डैम्प्ड, क्योंकि यहां पर एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो एनर्जी भी डिक्रीज होती जाएगी। तो इक्वेशन क्या आएगी एनर्जी की, U इक्वल्स टू एनर्जी आएगी हाफ के और ए का स्क्वायर कर देते हैं, ए का स्क्वायर, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के स्क्वायर। अब यहां पर एक अभी क्या लिखा था याद है, अभी हमने ए लिखा था, ए इक्वल्स टू ए नॉट और e की पावर माइनस बी टी अपॉन ट्वाइस ऑफ एम। ये हमने ए नॉट ए की वैल्यू लिखी थी, जो कि टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है, डाल दो वैल्यू, पुट कर दो। तो एनर्जी कितना जाएगा, हाफ, एक मिनट देखें दिखता है कि नहीं दिखता है, हाँ, तो हाफ ये जाएगा हाफ के और ए की वैल्यू पुट कर देंगे ये, तो ये जाएगा ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी अपॉन ट्वाइस ऑफ एम का होल स्क्वायर। तो यहां मैं इसको कर देता हूं यहां पर साइड में। तो एनर्जी आ जाएगी इसकी डैम्प्ड ऑसिलेशंस की हाफ के ए नॉट स्क्वायर। अगर अनडैम्प्ड होता तो खाली यही चीज रहता, अब इसमें ये फैक्टर और आ गया, इसका स्क्वायर करोगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी ई की पावर माइनस बी टी अपॉन एम। तो ये एनर्जी आ गई किसकी, डैम्प्ड ऑसिलेशन की। और ये एनर्जी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, जैसे डिस्प्लेसमेंट इसकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी, वैसे एनर्जी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशंस का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें
थोड़ा सा और हम लास्ट में कर लेते हैं, फिर छोटा सा मैंने बताया टॉपिक ज़्यादा बड़ा है नहीं हमारे सिलेबस में, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी डिटेल में इसको हम जब ग्रेजुएशन में जाएंगे, आप लोग जब जाएंगे तब उसको पढ़ेंगे उस चीज़ को। तो अभी मैं सिर्फ इसको बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसमें कई बार ऐसे पूछा गया है कि भाई जो डैम्पिंग कांस्टेंट होता है बी, इसका यूनिट क्या होता है, तो निकाल दो उसका यूनिट, क्या दिक्कत है। अभी बताया था F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू BT, यही तो है, F इक्वल टू BT है ना, माइनस BT लगा देते हैं। तो B का यूनिट क्या होगा, B इक्वल टू F अपॉन T। फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, इसका हो गया सेकंड, न्यूटन पर सेकंड। और फर्दर सॉल्व करना है तो फोर्स का होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया ना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू पर सेकंड, तो कितना आ गया फिर ये केजी मीटर पर सेकंड क्यूब। ये हमारी डैम्पिंग कांस्टेंट की यूनिट आ गई। डायमेंशन भी निकाल सकते हैं उसका, डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, बी का केजी का हो गया m, और इसका हो गया l, और इसका हो गया t ml 3 माइनस 3, ये डैम्पिंग कांस्टेंट का ऐसा यूनिट हो गया। क्लियर है, ये आ गया। अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो डैम्पिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन मैंने लिखा नहीं है, लिखवा देता हूं लास्ट में, क्योंकि पहले आइडिया दिया कि क्या होता है। डिफाइन तो हम कर ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, डेफिनेशन लिखना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बेसिक चीजें में कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, वो आपको मैंने बताया, उसको बेस करके आप अनडैम्प्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन लिख लो। क्या होगा डैम्प्ड, क्या बोलेंगे, डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्या लिखेंगे, ऑसिलेशन इन विच the oscillation in which energy of the oscillating body energy of the oscillating body decreases with time, किस वजह से होता है, ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्स को हम डिसिपेटिव फोर्स भी कह सकते हैं, डिसिपेटिव फोर्स, ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्स act on it. So this type of oscillation is called damped oscillation. समझ में आ गया, तो ये हमारा damped oscillations हो गया। तो देखो damped oscillation में हमने क्या क्या चीजें करी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि damped oscillation होता क्या है, उसके बाद मैंने आपको डिफरेंशियल उसमें उसके बाद बताया डैम्पिंग फोर्स का, कौन डैम्पिंग फोर्स लगता है वो क्या होता है, और उसकी मैंने आपको इक्वेशन बताई F इक्वल टू माइनस बी वी। उसके बाद उसको यूज करके हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली डैम्प्ड ऑसिलेशन की, फिर हमने उसका सॉल्यूशन देखा, हालांकि हमने इसको प्रूफ नहीं किया, डायरेक्ट लिख लिया हमने। तो उसके बाद हमने उसका सॉल्यूशन देखा कि उसकी सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, और सॉल्यूशन से हमें देख के पता लगा कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस में क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियल कर्व को फॉलो करता है ना। उसके बाद हमने उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली, उसके बाद हमने एनर्जी निकाली, और फिर लास्ट में हमने ग्राफ भी बनाया। ग्राफ के बाद हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली। एग्जांपल अगर बोल सकते हैं तो एग्जांपल कोई भी ले लो भाई, क्या बताया, जैसे ऑस्किलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग इन एयर, है ना। ऑस्किलेशन या एयर में लिख दो या लिक्विड में लिख दो, कोई भी लिक्विड ले लो, है ना। या ऑस्किलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एयर और एनी लिक्विड। ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, ये सारे एग्जांपल्स है कोई भी ऑसिलेटिंग बॉडी किसी मीडियम में चल रहा है तो एनर्जी लॉस होती जाएगी, तो वो सारे एग्जांपल्स हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस के। तो आज का टॉपिक हमारा था डैम्प्ड ऑसिलेशंस और अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा कोर्स में हमारे सिलेबस में या कोर्स में ज्यादा इससे रिलेटेड कुछ चीजें नहीं है, जो बेसिक चीजें थी मैंने आपको बात बताई। तो उम्मीद करता हूं जो आपको बताया है आज डैम्प्ड ऑसिलेशंस के बारे में वो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो खुद तो आप सीखे ही सीखे, दूसरों को और सिखाना है। बाय, टाटा, सी यू।